हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी सेट एग्जाम 2026 के क्लास मतलब टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये चौथे नंबर का टेस्ट सीरीज होगा, जिसके अंतर्गत हम जनरल पेपर का कर रहे हैं। ठीक है, ये चौथे नंबर जो टेस्ट सीरीज है ये जनरल पेपर का है और सभी जो सब्जेक्ट वाले हैं, जो 30 सब्जेक्ट में जो छत्तीसगढ़ में राज्य पात्रता परीक्षा होना है, मतलब सीजी सेट एग्जाम होना है, 30 सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो आएगा। अभी हम जनरल पेपर का कर रहे हैं, जिसको आप सभी को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट वाले रहे, आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर अनिवार्य होगा। तो आज हमारा टॉपिक है, देखिए, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण एवं विशेषताएं से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, कुछ क्वेश्चन कूट पर आधारित आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा टफ लेवल और सरल लेवल दोनों जो है, व्यापम का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के रूप में प्रैक्टिस कराया जाएगा। टॉप 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए जल्द स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास जो है ये पहला क्वेश्चन के रूप में आपके सामने, और इससे पहले भी 3 जो है टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है जनरल पेपर का। मैं प्लेलिस्ट बना दी हूं दोस्तों, सीजी सेट नहीं, सेट एग्जाम करके, सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, इसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख पाएंगे। वीडियो में प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, सेट एग्जाम 2026 क्लासेस। ठीक है, तो उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो सब्जेक्ट वाले हैं, ठीक है, आप सभी का सब्जेक्ट भी पीवाईक्यू के रूप में सभी सब्जेक्ट का डल रहा है, धीरे धीरे सभी वीडियो डलेगा। आपके एग्जाम के आते तक पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण की संकल्पना को सर्वाधिक व्यापक रूप से किस रूप में समझा जा सकता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सारे ऑप्शन देखेंगे हम। केवल सूचना का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरण, केवल मौखिक संदेशों का आदान प्रदान, अर्थ के निर्माण, साझाकरण एवं व्याख्या की गतिशील प्रक्रिया, या फिर केवल प्रेषक द्वारा संदेश भेजने की प्रक्रिया। तो सही आंसर जो होगा इसका, ये होगा अर्थ का निर्माण, साझाकरण एवं व्याख्या की गतिशील प्रक्रिया। तो देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो लेवल है, थोड़ा सा हम टफ लेवल में किए हैं क्वेश्चन, ताकि आपको, क्योंकि सेट एग्जाम है, कोई मामूली एग्जाम नहीं है, टफ लेवल में ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ही आपको सिंपल दिख सकता है, तो आप कंफ्यूज ना होए, क्योंकि इसी लेवल में आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होगा एग्जाम में। इसलिए हम टफ लेवल में क्वेश्चन चाहते हैं, कुछ सरल लेवल का भी दिखेगा आपको। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण की मूलभूत विशेषता नहीं है? अब देखिए, द्विपक्षीय द्विपक्षीयता की संभावना, अर्थ साझाकरण, संदर्भ निर्भरता, प्रत्येक स्थिति में पूर्ण अर्थ समानता। तो सही आंसर होगा प्रत्येक स्थिति में पूर्ण अर्थ समानता। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड फीडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू एनदर। यह दृष्टिकोण मुख्यतः किस पक्ष पर बल देता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, अर्थ निर्माण पर, संदेश संचरण पर, सामाजिक निर्माण पर, या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया पर। तो सही आंसर क्या होगा? ये संदेश संचरण पर बल देता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्चुअल में आप ये मान के चलें, ये गोला गोला है, एबीसीडी नहीं दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन को ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी और चौथा को डी मान करके आप आंसर मानेंगे। मैं एबीसीडी बोलता हूं तो उसी से मिलान करेंगे। सभी के एक्चुअल में जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन ही दिए गए, मतलब डी तक। ठीक है, संप्रेषण को देखिए ट्रांजैक्शनल प्रोसेस कहने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल प्रोसेस कहने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसमें केवल प्रेषक सक्रिय रहता है, इसमें संदेश हमेशा लिखित होता है, इसमें प्रतिभागी एक साथ प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं, या फिर इसमें प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो सही आंसर होगा इसमें प्रतिभागी एक साथ प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के अर्थ साझाकरण पक्ष को सर्वाधिक स्पष्ट करता है? सूचना का यांत्रिक स्थानांतरण, संदेश की तकनीकी प्रसारण, प्रतीकों की व्याख्या के माध्यम से साझा अर्थ का निर्माण करना, और केवल माध्यम का चयन करना। तो सी ऑप्शन यहां भी राइट होगा, प्रतीकों की व्याख्या के माध्यम से साझा अर्थ निर्माण करना। ठीक है, 5 का सी। 6 नंबर देखिए, यदि शिक्षक ने कहा कल परीक्षा है, लेकिन छात्र ने इसे कल कक्षा नहीं होगी समझ लिया, तो मुख्य संप्रेषणीय समस्या किस स्तर पर उत्पन्न हुई है? एनकोडिंग, चैनल सिलेक्शन, ठीक है,
डिकोडिंग या फिर फीडबैक ट्रांसमिशन। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? डिकोडिंग। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिकोडिंग वाली समस्या है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के अंतर वैयक्तिक, ठीक है, स्वरूप का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? आइए ऑप्शन देखते हैं। समाचार पत्र द्वारा लाखों लोगों को सूचना देना, व्यक्ति द्वारा स्वयं के मानसिक संवाद करना, दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, या फिर संसद में नेता का भाषण। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, यहां देखिए, हाँ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें न्यूनतम दो व्यक्ति आवश्यक हैं, ठीक है, या फिर यह केवल लिखित रूप में होता है, या इसमें व्यक्ति स्वयं के विचारों, भावनाओं और निर्णयों के साथ अंतःक्रिया करता है, या इसमें फीडबैक असंभव है? तो सही आंसर इसमें व्यक्ति स्वयं के विचारों, भावनाओं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 का सी। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? ईमेल लिखना, भाषण देना, चेहरे के भाव द्वारा असहमति व्यक्त करना, या फिर रिपोर्ट प्रकाशित करना। सही आंसर होगा चेहरे के भाव द्वारा असहमति व्यक्त करना। 9 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई देता है, तो यह किस प्रकार की संप्रेषणीय स्थिति है? 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, केवल मौखिक संप्रेषण है, या मौखिक एवं अशाब्दिक संकेतों के बीच, ठीक है, या फिर केवल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर फीडबैक का पूर्ण भाव? तो सही आंसर क्या होगा? हाँ, ये देखिए, मौखिक एवं अशाब्दिक संकेतों के बीच इन, ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 10 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, संप्रेषण केवल सूचना के हस्तांतरण तक सीमित नहीं है। सेकेंड है, संप्रेषण में अर्थ की व्याख्या संदर्भ से प्रभावित होती है। और थर्ड है, संप्रेषण सदैव पूर्णतः द्विपक्षीय होता है। और फोर्थ है, संप्रेषण में प्रतीकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, यहाँ पे एक पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, और ये चौथा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तीसरा बस सही नहीं है, बाकी 1 2 4 मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण की गतिशील प्रकृति को सर्वाधिक अच्छी तरह प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो संदेश का अर्थ सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिभागियों, संदर्भ और जो है फीडबैक के अनुसार अर्थ बदल सकता है, या संप्रेषण केवल माध्यम पर निर्भर करता है, या प्रेषक की संप्रेषण की सफलता निर्धारित करता है? तो सही ऑप्शन होगा संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रतिभागियों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 12 का। चलिए 13, संप्रेषण में नॉइज का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? केवल बाहरी शोर, ठीक, या संदेश के अर्थपूर्ण संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करने वाला कोई भी कारक, या केवल तकनीकी खराबी, या केवल प्राप्तकर्ता की असावधानी? ठीक है, तो सही आंसर होगा संदेश के अर्थपूर्ण संप्रेषण। बी ऑप्शन यहां भी राइट हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए, ठीक है, क्या है? सिमेंटिक नॉइज का उदाहरण है। माइक्रोफोन खराब होना, कमरे में अत्यधिक शोर होना, तकनीकी शब्द का प्राप्तकर्ता द्वारा अलग अर्थ में समझा जाना, या नेटवर्क का कनेक्शन टूटना? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तकनीकी शब्द का प्राप्तकर्ता द्वारा अलग अर्थ में समझा जाना। 14 का सी ऑप्शन सही है। 15 देखिए, यदि चिकित्सक, देखिए, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है, और रोगी उसका अर्थ नहीं समझता, तो समस्या मुख्यतः किस प्रकार के नॉइज से संबंधित है? ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन, फिजिकल नॉइज, या फिर सिमेंटिक नॉइज, या फिर देखिए साइकोलॉजिकल नॉइज, या फिर मैकेनिकल नॉइज? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 15 का? यहां देखिए सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, फिफ्टीन का बी ऑप्शन सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मॉडल में संप्रेषण की मुख्यतः एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय लाइनर प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 16 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा हाँ, शैनॉन वीवर मॉडल। ठीक है, हाँ,
तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा 16 का ए। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए, शेनॉन वेबर मॉडल में नॉइस की अवधारणा, ठीक है, किस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी? तो ये अर्थ की सामाजिक व्याख्या, संचार चैनल में संकेत के विकृतीकरण या सांस्कृतिक पहचान, या फिर इंटरपर्सनल फीडबैक। तो सही आंसर है संचार चैनल में संकेत के विकृतीकरण, ठीक है, 17 का बी ऑप्शन सही है। अगला है देखिए ऑस्कोड, देखिए ऑस्कोड, ये देखिए स्क्रैम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन। तो संप्रेषण को पूर्णतः रैखिक मानना, इनकोडर और डिकोडर को पृथक एवं स्थिर मानना 18 का, या फिर संप्रेषण को सर्कुलर प्रक्रिया के रूप में या इंटरेक्टिव प्रक्रिया के रूप में देखना, या फीडबैक को समाप्त करना। तो 18 का सही ऑप्शन होगा संप्रेषण को सर्कुलर वाला जो ऑप्शन है सी, ये सही होगा। अगला है, चलिए आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसैक्शनल मोड, देखिए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की विशेषता है? संदेश। अब देखिए 19 का संदेश केवल प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर जाता है, प्रतिभागी एक साथ संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। फीडबैक केवल संप्रेषण के अंत में आता है, या कॉन्टेक्स्ट का कोई प्रभाव नहीं होता। तो देखिए 19 का सही ऑप्शन होगा प्रतिभागी एक साथ संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। 19 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं डांस के, देखिए डांस के हेलिकल मॉडल या हेलिक्स किसका प्रतीक है? 20 नंबर क्वेश्चन। संप्रेषण की स्थिरता, संप्रेषण के क्रमिक विकास और विस्तार, या संप्रेषण की पूर्ण समाप्ति, या केवल तकनीकी संचार। तो सही आंसर होगा संप्रेषण के क्रमिक विकास और विस्तार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके हमें प्रमोट जरूर कर दें अगले वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारे जो टीम में काम करने वाले लोग हैं थोड़ा मोटिवेट होकर के अगला वीडियो जल्द आपको प्रोवाइड कराए। तो इसके लिए जरूर लाइक किया करें दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, तो बिल्कुल शेयर भी किया करें। असर्शन, ठीक है, 21 ए दिया है। देखिए असर्शन में संप्रेषण को केवल सूचना संचरण की प्रक्रिया मानना अपर्याप्त है। रीजन क्या दिया है? क्योंकि संप्रेषण में संदेश के अर्थ का निर्माण एवं व्याख्या भी सम्मिलित होती है। 21 का तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। असर्शन दिया है प्रभावी संप्रेषण के लिए केवल स्पष्ट संदेश पर्याप्त है। मैं पहले भी बताया हूं आपको कि कथन और कारण, रीजन, तर्क, कथन और तर्क, ठीक है, कारण और कूट आधारित प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन, सभी प्रकार क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगला है क्योंकि प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या हमेशा प्रेषक के इच्छित अर्थ के अनुसार करता है। दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है, या दोनों गलत है? सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों गलत है। 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ये देखते हैं, असर्शन दिया है फीडबैक संप्रेषण को अधिक गतिशील बनाता है। रीजन है फीडबैक प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को पुनः संप्रेषण प्रक्रिया में सम्मिलित करता है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 23 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला चलिए देखते हैं 24। असर्शन दिया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कई बार वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में अधिक प्रभावशील हो सकते हैं। रीजन है क्योंकि अशाब्दिक संकेत, देखिए भावनात्मक एवं संवादात्मक अर्थों को, संवादात्मक जो अर्थ है उसको व्यक्त कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सत्य है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन यहां भी राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन। असर्शन दिया है संप्रेषण की सफलता केवल संदेश की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बिल्कुल गलत। रीजन है क्योंकि चैनल, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट या फिर रिसीवर या और फीडबैक संप्रेषण की सफलता को प्रभावित नहीं करते। दोनों गलत है, ठीक है। 25 का डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे अपेक्षित है एग्जाम में। इंटरपर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मास कम्युनिकेशन का सही मिलान कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग दे दिया है, एक्चुअल में A2 ऐसे करके देना था इसको, ठीक है। तो ये है, इसको आप थोड़ा सा वर्क करिएगा कि इसका मिलान कैसा है, ठीक है, किस हिसाब से है। ये एक्चुअल में छपा नहीं है तो इसलिए इसको बताते नहीं, बन रहे इसको भी स्किप करते हैं ये सारे क्वेश्चन को। चलिए 29 नंबर से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण दिशात्मक, ठीक है,
ये जो है के आधार पर संप्रेषण को दर्शाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं मौखिक, अशाब्दिक, औपचारिक, अनौपचारिक, एक दिशीय, द्विदिशीय या फिर बहुदिशीय। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 29 का सी जो है राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संगठन में शीर्ष अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश भेजना किस प्रकार के संप्रेषण का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या होगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सही आंसर होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। 30 का बी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, किसी संगठन में कर्मचारी अपनी समस्या उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करता है, यह मुख्यतः किस प्रकार का संप्रेषण है? डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल या फिर एक्सटर्नल? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? अपवर्ड है। क्या है ये? अपवर्ड, बी सही होगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, समान पदानुक्रम स्तर पर कार्यरत दो विभागाध्यक्षों की के बीच का सूचना आदान प्रदान किस प्रकार का संप्रेषण कहलाता है? तो ये क्या है? देखिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड? तो सही आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कहलाएगा ये। ठीक, 32 का बी ऑप्शन सही है। 33 नंबर, एक संस्था में वित्त विभाग का कर्मचारी, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव संसाधन विभाग के प्रबंधक से सीधे किसी परियोजना पर चर्चा करता है, जबकि दोनों अलग अलग विभाग के पदानुक्रम है, यह किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? 33, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड या फिर डायगोनल या फिर डाउनवर्ड? तो ये डायगोनल है। 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मास कम्युनिकेशन की सबसे विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो आइए देखते हैं, संदेश केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है, यह संदेश सामान्यतः व्यापक, विविध और अपेक्षाकृत अनाम दर्शक वर्ग तक पहुंचता है, फीडबैक हमेशा तात्कालिक और प्रत्यक्ष होता है, संदेश हमेशा व्यक्तिगत होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे संदेश सामान्यतः व्यापक, विविध, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, 35 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ग्रेफिन, ठीक है, ग्रेफिन, व्यक्तिगत अफवाह या फिर निर्धारित संगठनात्मक चैनल या फिर मित्रों के बीच बातचीत? तो 35 का सही आंसर निर्धारित संगठनात्मक चैनल। ठीक, 35 का सी। 36 देखिए, यहां देखिए, ग्रेफिवाइन कम्युनिकेशन के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यह हमेशा आधिकारिक और लिखित होता है, यह केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में चलता है, या फिर यह अनौपचारिक संसार का नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें सूचना तेजी से फैल सकती है, इसमें अफवाह की कोई संभावना नहीं होती? तो यह अनौपचारिक संचार का नेटवर्क है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, एक शिक्षक ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी चैट में उत्तर देते हैं और शिक्षक उसी समय अपने स्पष्टीकरण को बदल देता है, यह किस अवधारणा को सर्वाधिक स्पष्ट करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपको, इसीलिए ये सारे लेवल के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज में शामिल होइए आप लोग। अगर पिछला टेस्ट सीरीज नहीं देखें तो शोध पर भी और शिक्षण पर भी पहला पार्ट का, ठीक है, जो पहला पेपर है वो दोनों पर आ चुका है, और कंटेंट वाइज आपको पूरा, ठीक है, हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो टेस्ट सीरीज के रूप में पूरा कंटेंट वाइज जनरल पेपर का तैयारी कराया जाएगा, और जो आपके सब्जेक्ट है पेपर 2, वो सभी सब्जेक्ट में भी, उसमें भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब जो है सोच रहे हैं दोस्तों कि एक दिन में 2 वीडियो डलेगा, फर्स्ट टाइम जो रहेगा सुबह टाइम, ठीक है, 7:30 बजे वो फर्स्ट पेपर का होगा, पहला पेपर सुबह टाइम, और दोपहर 12 से 1 बजे के बीच आपका आपके सब्जेक्ट से संबंधित पीवाईक्यू मिलेगा। तो आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में क्या है? सही आंसर क्या होगा? देखिए, लाइनर कम्युनिकेशन या फिर इंटरेक्टिव ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, 37 का बी। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के संबंध में सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, प्रभावी संप्रेषण का अर्थ केवल संदेश भेज देना है, प्रभावी संप्रेषण में इच्छित अर्थ का यथासंभव सफलतापूर्वक संप्रेषण और समझ विकसित होना शामिल है, प्रभावी संप्रेषण में फीडबैक आवश्यक नहीं है, प्रभावी संप्रेषण में रिसीवर की भूमिका नगण्य है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 38 का बी, ठीक है, प्रभावी संप्रेषण में इच्छित वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संदेश की व्याख्या प्राप्तकर्ता की भाषा, संस्कृति, पूर्व अनुभव और सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होती है
तो यह किस सिद्धांत को सर्वाधिक स्पष्ट करता है? कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, मीनिंग इज रिसीवर इंडिपेंडेंट, या कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट? ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 39 का। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सभी जो टेस्ट सीरीज हो रहा है, ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 नंबर का था। इससे पहले भी 3 टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है जनरल पेपर में, कई बार बता चुका हूं पहले भी, तो उसको आप जरूर देख लें। अगर देखना चाहते हैं, पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, देख लें। और कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि पीडीएफ किस में मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया हूं भाई, ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है दोस्तों, उसमें जाकर के आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। इसका पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसका आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से संप्रेषण के संबंध में सबसे अधिक सैद्धांतिक रूप से सटीक कथन कौन सा है? ठीक, संप्रेषण का उद्देश्य केवल सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संप्रेषण एक स्थिर प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिकाएं निश्चित रहती है। संप्रेषण एक गतिशील, संदर्भ निर्भर और प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जिसमें अर्थ का निर्माण, व्याख्या तथा फीडबैक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने टॉप 40 क्वेश्चन किया है। अगर आप पिछले पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अध्ययन किए हैं, तो हमारे क्वेश्चन का लेवल आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि काफी अच्छा क्वेश्चन का लेवल है। बिल्कुल मैं इसको सोच समझ के बनाया हूं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काम आए। ठीक है, और ये पूरा पूरा क्वेश्चन किया करें। इसके बाद जो है आपको सेकेंड टाइम में अभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नहीं हुआ था, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से सभी सब्जेक्ट में लाइफ साइंस का भी आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं सबका करवाने वाले हैं, सबका टेस्ट सीरीज भी होगा और क्वेश्चन पेपर भी डलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए कारगर साबित होगा। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।